हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश ऑन अनअकैडमी। मैं अजीत रोइड आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके 2 मिनट ले लेता हूं ताकि तब तक सारे स्टूडेंट्स जुड़ जाएं। हम अनअकैडमी के बारे में बात कर लेते हैं और देखते हैं कि हाउ टू क्रैक राइसन एग्जाम्स और भी एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंक, यूपीएससी, उन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो लेट्स क्रैक राइसन एग्जाम्स विद अनअकैडमी विच इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुका है अनअकैडमी, जहां आपको बेस्ट से बेस्ट कोर्स, बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर के अवेलेबल हैं। यहां से आप उनका किसी भी टॉप एजुकेटर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो एक टीचर के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको बाकी के सारे सब्जेक्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने मेरे नाम से भी अगर कोई कोर्स लिया है, इंग्लिश के नाम से भी, तब भी आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, उस कोर्स में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे। कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश के लिए ही लें। आप अगर यूपीएससी ले रहे हैं, एसएससी ले रहे हैं, आप बैंक ले रहे हैं, आप कोई भी ले रहे हैं, फीस आपकी एक ही लगेगी और आप उस फीस में सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो आपको ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, आपको प्ले स्टोर पे जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करके उसको इंस्टॉल करना है और आपको वहां अपना गोल सेट करना है कि आपको कौन से गोल पे जाना है, यूपीएससी, आरपीएससी, बैंक, एसएससी। और वहां जाकर के, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है, जैसे मान लो आप आरपीएससी का ही ले रहे हैं, तो आपके सामने इंटरफेस होगा मंथ्स के अकॉर्डिंग, 12 मंथ, 24 मंथ। आप इन दोनों में कोई सा भी चूज कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा 24 मंथ। क्यों? क्योंकि 1000 की डिफरेंस में हम क्यों एक साल का नुकसान करें। उसमें भी अगर आप 12 मंथ का लेते हैं तो 12 मंथ का जो आपका कोर्स होगा वो 7000 का है। पर अगर आप ये मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं लाइवरॉइड, तो आपको इंस्टेंट वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये कोर्स पड़ जाएगा 6300 का। इसका मतलब अगर 24 मंथ का लेते हैं तो 24 मंथ का जो होगा, आप 8400 का 10% काट दीजिए, 7400 आपका पड़ जाएगा। इंस्टेंट आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आप ये मेरा प्रोमो कोड किसी भी प्रिपरेशन के लिए लगा सकते हैं। आप यूपीएससी ले रहे हैं तब भी आप लाइव रोड लगा दीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एसएससी ले रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना है, आपको कोई और कोर्स करना है, आप लाइव रोड यूज करो और 10% डिस्काउंट आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज? तो यहाँ आपको क्या क्या चीजें अवेलेबल होंगी, क्या आपको अनअकैडमी यहाँ दे रहा है, डेली लाइव क्लासेस आपको देगा, आप लाइव टेस्ट यहाँ दे सकते हो, यहाँ आपके पास में प्लान कोर्स होंगे, स्ट्रक्चर कोर्स होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगा, जितनी बार चाहो देखो, पॉज करो, बैक करो, राइट, जितनी बार आप डाउनलोड करो, आप आराम से अपने सारे डाउट्स को तरीके से, आराम से, स्पीड से, स्लो स्पीड से, जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप वीडियो देखो और अपने डाउट्स क्लियर करो। इस तरह से आप अनअकैडमी के इस ऐप के साथ अपना बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हो, राइट। यहाँ स्ट्रक्चर कोर्सेज की सबसे अच्छी बात है कि आपको प्लान बोले तो सिस्टमेटिक तरीके से आपको यहाँ सारे टॉपिक मिलेंगे। और अगर एक भी एजुकेटर के नाम से आपने कोर्स किया है, यूज मतलब लिया है, तो बाकी उसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। थैंक यू गाइस, चलते हैं आगे। तो आप स्टार्ट कर रहे हैं मेमोरी एक्सपर्ट अजीत रॉयड के साथ आज की क्विज। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस क्विज सेशन में हम आपके सामने क्वेश्चंस रखते हैं, उनके आपको आंसर करने होते हैं और फिर मैं आपको उनका सॉल्यूशन देता हूं कि किस तरह से हम उस क्वेश्चंस को कर सकते हैं और उसमें क्या एरर हो सकता है। तो देखिए, हम जो क्वेश्चंस लेंगे, ये मतलब नहीं है कि वो आपके बैंक में ही आते हैं या एसएससी में ही आते हैं। जहां एरर के क्वेश्चंस आते हैं वहां कोई भी क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है। वर्षते क्वेश्चन का लेवल कम या ज्यादा हो जाता है, राइट, लेकिन ग्रामर की चीजें ग्रामर की होती हैं, जो जिस ग्रामर का जो पॉइंट होगा वो होगा। तो इसमें क्वेश्चन बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, जो चीज हमें आनी चाहिए वो तो आनी चाहिए, है ना। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। आपके सामने 15 सेकेंड्स होंगे, लेकिन आपको दिखेंगे 5 से, राइट। काउंटडाउन 5 से स्टार्ट होगा, प्रत्येक काउंटडाउन में 3 सेकेंड है, यानी कि आपको 15 सेकेंड्स में दे रहा हूं। आराम से सोचे, आराम से नहीं, जल्दी से सोच के आपको जवाब देना है। इज दैट क्लियर गाइज? तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने, टाइमर स्टार्ट होता है, आप फटाफट जवाब दीजिए क्या है। कोशिश कीजिए, कमेंट कीजिए अपना जवाब। देखिए, आपने काफी अच्छी कोशिश की है जवाब देने की, और कोई बात नहीं, अगर आपसे नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूं। ये कह रहा है ऑन हर वॉइस इनटू स्पेस। कितने लोग जानते हैं कि ये
वॉयज क्या होता है? एक्चुअली में अ यूजुअली लॉन्ग जर्नी, यानी कि समुद्र में जो हम लॉन्ग जर्नी करते हैं ना, बोलो समुद्री यात्रा एक तरह से, है ना, उसके लिए अपन ये वर्ड यूज करते हैं, राइट। विलियम सेड शी वुड कैरिड। कैरिड आपको दिखाई दे रहा है, ये वुड क्या चीज है? आप कह रहे हैं साहब वुड मॉडल है, तो मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या होता है साहब? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो आंसर क्या होना चाहिए? इधर देखिए, तो आंसर होना चाहिए कि आप यहां जो ये कैरिड ले रहे हो, है ना, कैरी की सेकंड फॉर्म, वो गलत है, क्योंकि कैरिड को रिप्लेस करना है कैरी से। बेस फॉर्म कैरिड की जो होती है वो कैरी होती है, और बेस फॉर्म शुड बी यूज, यानी कि बेस फॉर्म आपको यूज करनी है आफ्टर मॉडल, यानी मॉडल के बाद आपको बेस फॉर्म यूज करनी है। और मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था वो DMBH वाला आपको कॉन्सेप्ट बताया था, DMBH। इसका मतलब DMB और H, और DMBH में M4 मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में। M से मॉडल यहां मतलब है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी आपको मैं बताऊंगा नहीं फुली, मैं अच्छे से इसको अगले क्वेश्चंस में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगले क्वेश्चन पे कुछ करते हैं गाइस, और आपका टाइम स्टार्ट होता है। आराम से सोचिए और जवाब दीजिए, इसमें क्या आपके सामने लग रहा है एरर हो सकता है। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए मॉक ड्रिल क्या होता है। और कई लोग तो जानते भी हैं मॉक ड्रिल क्या होता है, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअली में मॉक ड्रिल एक, मतलब ड्रिल, मॉक का मतलब बुरे से रिलेटेड है ये। अब बात ये आती है कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है? इस सेंटेंस में ये कह रहा है मॉक ड्रिल्स वर कैरिंग आउट, मॉक ड्रिल्स वर कैरिंग आउट by security agencies in various parts of the city. Is that clear? यानी कि ये कह रहा है मॉक ड्रिल्स वर कैरिंग आउट। अब आपको एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, यहां ध्यान से देखिए। जब भी कोई सेंटेंस आपको दिखे तो सेंटेंस में हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्ब। सबसे पहले बता दूं इसमें एरर क्या है। इसमें एरर है कैरिड आएगा, लेकिन मैं आपको समझाने लग गया क्यों कैरिड क्यों आएगा। देखिए यहां क्यों आएगा, इधर ध्यान से देखिए। वर्ब से पहले आप किसी भी तरह की नाउन यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने जो वर्ब से पहले नाउन ली है, आपने जो वर्ब से पहले नाउन ली है, वो एक्चुअली में नाउन उस वर्ब से अगर कनेक्ट करके देखी जाए तो वो वर्कर होगी या नॉन वर्कर। वापस से ध्यान दीजिए, आपको हर सेंटेंस में ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई वर्ब हो, उस वर्ब से पहले जो नाउन आपको दिखाई दे वो नाउन उससे क्या संबंध रखती है। तो यहां कैरिंग, यहां आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है भाई? सीधी सी बात है, एक क्रिया है और इस क्रिया से पहले आपको मॉक ड्रिल्स दे रखा है। क्रिया से पहले क्या दे रखा है? मॉक ड्रिल्स। इज दैट क्लियर? अब ये मॉक ड्रिल्स जो आपको दे रखा है, कैन यू टेल मी ये वर्कर है या नॉन वर्कर? तो उसको समझने से पहले आप यहां समझो कि वर्ब से पहले दो तरह की चीजें हम यूज करते हैं। कौन कौन सी? एक तो हम उससे पहले यूज करते हैं वर्कर, मैं इसको मिटा देता हूं, इधर से वापस लेना पड़ेगा। एक तो हम यूज करते हैं वर्ब से पहले वर्कर, और एक यूज करते हैं नॉन वर्कर। वर्ब से पहले आने वाली दो चीजें आपके सामने हैं। कितनी चीजें आपके सामने हैं? दो चीजें। एक वर्कर उससे पहले आ सकता है और एक नॉन वर्कर उससे पहले आ सकता है। तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। वर्कर क्या है, वर्कर को हाईलाइट करते हैं। बोले तो एक तरह से मॉक ड्रिल का आप यूं कह सकते हो, मॉक बोले तो नकली, है ना, नकली ड्रिल्स जो होती है ना, ड्रिल है ना वो, ठीक है ना। तो ये जो वर्कर है, यानी कि जब हम इसको वर्ब से कनेक्ट करेंगे, इस वर्ब से, तो हमें पता चलेगा
कि वर्कर वो होता है जो क्रिया करता है और नॉन वर्कर वो होता है जो क्रिया नहीं करता। तो यहां ये नॉन वर्कर की अगर हम बात करें तो जब भी सेंटेंस में आगे नॉन वर्कर होगा वो सेंटेंस की क्रिया को खुद संपादित यानी खुद पूरा नहीं करेगा। वर्कर काम करता है और नॉन वर्कर नहीं करता। तो बताइए मॉक ड्रिल्स ले जाई जाती हैं या मॉक ड्रिल्स खुद ले जाती हैं? तो आप कहोगे साहब मॉक ड्रिल्स बोले तो नकली ड्रिल, ये एक तरह से है ना, ये चीजें एक्चुअली में ले जाती नहीं है, इनको ले जाया जाता है। मॉक ड्रिल्स को ले जाया जाता है, ठीक है। अगर ले जाया जाता है तो ये मॉक ड्रिल इस सेंटेंस का नॉन वर्कर है। और आपको एक बात समझाई गई है कि जब जब किसी सेंटेंस की शुरुआत नॉन वर्कर से की जाए तो सेंटेंस में बी प्लस थर्ड आना चाहिए। जितने भी लोग क्लास ले चुके हैं मेरी वो अच्छी तरह से जानते हैं बी क्या होता है। बी को कहते हैं बीई, जिसमें इज, ये स्वयं, फिर इज, फिर एम, फिर आर, फिर वॉज, फिर वर, फिर बीइंग, फिर टू बी, ये सारे शब्द वहां यूज होते हैं। राइट, बीइंग और टू बी ये सारे शब्द वहां यूज होते हैं, यानी कि बी में आते हैं ये सारे शब्द। तो बी के बाद अगर आपने थर्ड फॉर्म ले ली तो आप समझ जाइए कि आपने बी के बाद थर्ड फॉर्म लेकर के क्या एहसान किया है कि बी के बाद थर्ड फॉर्म ले ली तो आपने वो सेंटेंस नॉन वर्कर से शुरू किया है। नॉन वर्कर जो काम ना करे, तो वास्तविकता में यहाँ कैरिंग से पहले जो मॉक ड्रिल्स है ये खुद काम नहीं करेगा, ये वास्तविकता में कोई काम नहीं करेगा। मॉक ड्रिल्स को ले जाया जाता है। तो मॉक ड्रिल्स जो है वो आपका नॉन वर्कर है। और नॉन वर्कर की अगर हम बात करें तो बी प्लस थर्ड आपका यूज लेगा। तो बी प्लस थर्ड बोले तो आपके पास वर आपके पास ऑलरेडी है, और अगर आपके पास ऑलरेडी वर है तो डेट इज ए पार्ट ऑफ बी। इफ डेट इज ए पार्ट ऑफ बी देन व्हाट यू नीड थर्ड फॉर्म आफ्टर बी। then what have you to do? You have to change this word into third form. Then what have you to do? You have to do it carried. Why? क्योंकि नॉन वर्कर वाले सेंटेंस पैसिव वॉइस होते हैं और वर्कर वाले सेंटेंस एक्टिव वॉइस, और ये आपका जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में नहीं है, इसलिए यू विल हैव टू चेंज दिस। इज दैट क्लियर गाइस? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम पहुंचते हैं। टाइमर स्टार्ट कर देता हूं और आप मुझे बताइए इसमें क्या एरर है। देखिए आपने खूब कोशिश कर ली है इसमें एरर ढूंढने की, बट आपको नहीं मिला। इज दैट क्लियर? कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या एरर है। सबसे पहले तो यहां ये देखिए नीचे ये कह रहा है कि रिप्लेस फोर विद ऑफ, प्रीपोजिशन ऑफ इज यूज्ड आफ्टर एक्यूज। इसका मतलब हम अगर इस सेंटेंस को देखें और इस एक्यूज वर्ड की सीधी सीधी बात कर लें इधर उधर घूमने के बजाय, तो ये एक्यूज कहेगा मेरे बाद फोर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरे बाद फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया जाता है और वो क्या है? ऑफ। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि सी वाला जो पोर्शन है वो आपका गलत है। सी वाले पोर्शन में फोर दे रखा है और आपको यूज करना है ऑफ। एक्यूज का मतलब होता है दोष लगाना। मैं इसके एक दो एग्जांपल दे देता हूं कि कैसे यहां एक्यूज के साथ में हम ऑफ यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूं और आप बुरा नहीं मानेंगे मेरी बात का, राइट? मैं एग्जांपल देता हूं, देखिए दे हैड, आप चाहे हैड ले लो, राइट, चाहे डायरेक्ट सेकंड फॉर्म ले लो, तो दे हैड एक्यूज्ड हर ऑफ स्टीलिंग द रिंग। दे हैड एक्यूज्ड हर, उन्होंने उस पर आरोप लगा दिया था या लगाया था, क्या लगाया था बोले तो स्टीलिंग, चोरी का। किसकी चोरी का? रिंग का। तो यहाँ एक्यूज्ड हर ऑफ आपने देखा।
तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद पहले तो आ रहा है ऑब्जेक्ट और फिर आ रहा है प्रीपोजिशन। अगर फिर भी आपको लगता है कि सर हमें यहाँ दिक्कत है, ठीक है, तो और भी आप चाहो तो मैं एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन फिर मुझे लगता है कि इतने में समझ में आ गया तो बेहतर है। अब ज्यादा से तो आपको समझ में आने से रहा, ठीक है ना। अरे यार मतलब मजाक कर रहा हूँ, क्यों नहीं आएगा, जितने एग्जांपल देंगे उतना अच्छा समझ में आएगा। बट कहने का मतलब ये बात ही छोटी सी, तो इतना क्यों टाइम इस पे लगाना है। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 4 और इसका टाइमर स्टार्ट कर दिया है। आप मुझे बताइए क्या इसमें एरर है। देखिए बहुत ही प्यारा सा इसमें एरर है। क्या ये कह रहा है कि यूज द बिफोर आंसर, आंसर वर्ड से पहले, बिकॉज इट इज अ पर्टिकुलर आंसर अबाउट पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स। पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स का ये पर्टिकुलर आंसर, मतलब कैसे? मैंने आपको कहा था जब भी हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं, जब भी हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो दोस्तों डिफाइन करने के लिए आपको आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल यूज करना होता है जो उसको निश्चित करता है। तो यहां आंसर किसका? आर पॉपुलेशन का। तो आर पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन प्रॉब्लम है उनकी बात कर रहा है, तो इसने डिफाइन कर दिया। अगर ये डिफाइन कर रहा है इसको, तो भाई सीधी सी बात है, इससे पहले इसको दा लगाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ दा लगाना पड़ेगा और दा के रूप में आपको, सॉरी मतलब यहां आपको करना पड़ेगा, वो लोग क्या, दा। क्यों लगाना पड़ेगा दा? क्योंकि ये डिफाइन कर रहा है। बोले तो जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है ना, उसके आंसर की हम बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो फाइनली ध्यान रखना इस बात का कि जब भी कोई चीज 3D में आती है तो 3D के सेंस में, 3D के सेंस में हम हमेशा द आर्टिकल यूज करते हैं। और 3D का मैंने कॉन्सेप्ट आपको अर्लियर क्लासेस में भी समझाया था, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत है। या तो कोई नाउन आपकी डेफिनेट है, या फिर आपने किसी नाउन को डिफाइन करने की कोशिश की है, और या फिर आपने किसी नाउन को डिक्लेयर करने की कोशिश की है। इन तीनों में से अगर वो कुछ भी है, इन तीनों में से अगर वो कुछ भी है, तो आपको वहां उस नाउन से पहले द आर्टिकल यूज करना है। यू नो व्हाट, आपको जल्दी नहीं करनी है, आराम से आपको समझना है, भागना नहीं है। मैं भी यही हूं, आप भी यही है। कुछ लोगों को जल्दी बहुत होती है, क्योंकि कुछ लोग हम लोगों के बीच में राइट आते ही जल्दबाजी के लिए हैं। तो कुछ प्लीज उन स्टूडेंट्स से निवेदन है, क्योंकि हमें हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को समझा के चलना है। तो प्लीज आप अगर फिर भी मुझे कुछ दो चार बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। अब बच्चों मैं एक छोटा सा काम और कर देता हूं, आपको एक और ज्ञान दे देता हूं। ये तो आपको समझ में आ गया, डेफिनेट, डिफाइन और डिक्लेयर्ड। हम इसको मिटा देते हैं। कई कई बार कुछ बच्चे इस LIES लाइस जो आपको दिख रहा है, इसमें मतलब थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं। ये क्या चीज है मैं बताता हूं, इसको ध्यान से सुनिए। इसके एक्चुअली में कई मीनिंग होते हैं, और कई मीनिंग तो नहीं, बट मैं आपको जितने हो सकते हैं उतने बताने की कोशिश कर देता हूं, ताकि कल को कोई क्वेश्चन आए और मेरे प्यारे बच्चे कंफ्यूज ना हो। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले तो लाइक, ये अपने आप में नाउन भी है, तो मैं यहां लिख देता हूं ये नाउन भी है। और अगर नाउन है तो इसका मतलब है झूठ। पहली बात, मतलब ये शब्द नाउन नहीं है, मैं बता रहा हूं, यहां ये शब्द नाउन नहीं है, मैं बता रहा हूं ये क्या क्या हो सकता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक तो झूठ। दूसरा, ये आपकी वर्ब भी है, जिसका मतलब है वर्ब के नजरिए से झूठ बोलना। इज दैट क्लियर साहब? झूठ बोलना यानी कि जो झूठ बोलता है वो भी है ना, झूठ बोलना हो गया साहब। आगे देखिए और क्या हो सकता है। झूठ हो बोल लो, असत्य बोल लो, आया ना। अच्छा, एक होता है LIE, जिसका मतलब होता है लेटना, यानी कि पड़े रहना, लेटना या पड़े रहना, पड़े रहना। इज दैट क्लियर? और या फिर एक हो रहा है, एक होता है निहित होना, किसी चीज पर निहित होना। इज दैट क्लियर?
निहित होना। अब आपको ये ध्यान रखना है कि LIE किस सेंस में सेंटेंस में यूज हुआ है, और अगर ये चीज आपको जाननी है अच्छी तरह से, इसका यूज आपको जानना है, तो वर्ब वाले चैप्टर की हम जब बात करेंगे तब मैं आपको इसको समझा दूंगा। नाउन के रूप में अगर LIES की हम बात करें तो यही आपका नाउन बोले तो मतलब LIES ये भी अपने आप में नाउन है और LIES अपने आप में क्रिया भी है, सिंगुलर। इज दैट क्लियर? तो आप इस बात का ध्यान रखें। ओके गाइस, और कोई अगर आपकी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इसकी फॉर्म में भी बहुत प्रॉब्लम है तो मैं ज्यादा इसमें लूंगा नहीं फिलहाल। और अगर आपको कुछ चीज जानना है इसके अलावा और कोई वर्ड जानना है, जैसे आपके सामने वर्ड है कोऑर्शिप, मुझे पेन चेंज करना पड़ेगा। ये कोऑर्शिप जो है, इस कोऑर्शिप का मतलब भी मैं बता देता हूं सेंटेंस में, कुछ और आपको ज्ञान मिल जाए। कोऑर्शिप का मतलब है थोड़ा सा बलपूर्वक या कुछ मतलब मैंडेटरी या अनिवार्य से रिलेटेड भी होता है ये, हाँ या ना? ठीक है, प्रतिरोधी भी इसका मतलब होता है, अब यानी बलपूर्वक, यानी ये एडजेक्टिव है ना? चलिए, कोई और अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। कोऑर्शिप लाचारी है ना? चलिए, और कुछ तो नहीं रह गया इधर जो आपको बताना बाकी है? कुछ और आपको है अगर दिक्कत किसी में? स्टेरिलाइजेशन जानते हैं आप, नसबंदी, है ना? तो आप अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं ताकि कल को आप भी थोड़ा और अच्छे तरह से इसको ट्रांसलेट करके समझ लो। इसका मतलब होता है नसबंदी, नसबंदी। सो प्लीज गाइस थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना? नसबंदी। और कुछ रह गया? और तो कुछ नहीं रह गया इसमें। और हो एक और वर्ड रह गया है साहब, अनरियलिस्टिक। अब ये अनरियलिस्टिक का तो क्या बताना, ये तो आप जानते ही हो। और मॉनेटरी एक और वर्ड है इसमें, मॉनेटरी, इसका मतलब मौद्रिक होता है। और कोई ऐसा वर्ड जो आपको नहीं आता है इसमें? ठीक है ना? ओके, थैंक गॉड, सब हो गए इसमें। और कोई ऐसा टफ वर्ड नहीं है जो आपको नहीं आता। तो ओवरऑल यहाँ द आर्टिकल आएगा, है ना? हमें एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि बस एरर बता दिया उसी पे चलना है, कुछ और ज्ञान जहां मिल रहा है तो उसको अपन ले की कोशिश करेंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर 5 का टाइमर स्टार्ट कर दिया है मैंने, बताइए क्या है इसमें एरर? देखिए, आपने काफी अच्छी कोशिश की, अगर आपसे नहीं आया तो गलती आपकी नहीं है या क्वेश्चन की है। आप तो कभी गलत हो ही नहीं सकते, राइट? ये कह रहा है इट इज बिलीव्ड, पैसिव वॉइस का स्टार्ट है आगे से, दैट वंस पास्ट कर्मा, यानी कि यहां वंस यूज कर रहा है और ये वंस यानी पजेसिव है। पर किसी भी सेंटेंस में पजेसिव तब यूज करते हैं हम जब उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कुछ दे रखा हो। मतलब पजेसिव उसी का होना चाहिए सब्जेक्ट का, अपना के अर्थ में। अपना एक ऐसा सेंस है जैसे तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं, दुनिया अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर रहा है, तो जहां अपना वहां सपना। तो अपना के सेंस में हम अपना के सेंस में सब्जेक्ट का ही पजेसिव यूज करते हैं। तो यहां इसका जो सेंटेंस है जो आपको कंफ्यूजिंग के लिए पीछे दे दिया, द वे ही, यहां से स्टार्ट हो रहा है, द वे ही से स्टार्ट, तो ही लिव्स हियर। अगर इसका सब्जेक्ट ही है तो यहां वंस नहीं होना चाहिए या फिर हिज होना चाहिए। लेकिन यहां किसी ही या पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है, जनरल बात की जा रही है। और जनरल में फिर हम यहाँ वन ही यूज करके मतलब लेके चलेंगे। तो आपको यहां से ही के स्थान पर आपको यहाँ वन लेना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि सर वंस के स्थान पे हिज कर देते तो नहीं, आपको सेंटेंस का मीनिंग भी समझना पड़ेगा कि सेंटेंस का मीनिंग क्या कह रहा है। जनरल बात कर रहा है ना, तो आपको वन को ही प्रायोरिटी देनी है। और किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है तो ही आपको ही को प्रायोरिटी देनी है, उस व्यक्ति विशेष को प्रायोरिटी देनी है। यहाँ सेंटेंस क्या कह रहा है? ऐसा विश्वास किया जाता है कि वंस पास्ट कर्मा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन इन द प्रेजेंट बर्थ एंड द वे ही लिव्स हियर, जो जिस तरह से वो यहाँ जीता है। तो किसी की भी बात हो रही है तो वहां आपको यहाँ वन ही लेना पड़ेगा, ताकि वन के अनुसार ये ऊपर वाला जो वंश है ये फिट हो जाए। तो ओवरऑल इस वन के अनुसार ये ऊपर वाला वंश फिट हो जाएगा। तो देख लो आप क्या कह रहा है, मैं पेन चेंज करके आपको बता देता हूं। राइट, हाइलाइटर से, हाइलाइटर येलो लेना पड़ता है। तो रिप्लेस ही विद वन बिकॉज,
pronoun is used according to the subject and here subject is one. Is that clear? तो replace he with one. तो subject इसका one क्यों माना? रिप्लेस ही को आपने वन क्यों माना? इस वंस को देख करके। इसलिए ध्यान रखना कि आपको थोड़ा पूरा सेंटेंस एक बार देखना पड़ेगा कि एक्चुअली वो सेंटेंस में कह क्या रहा है। बहुत छोटी छोटी चीजें देखी जाती हैं। हालांकि पैसिव वॉइस के हिसाब से नॉन वर्कर है इट, और नॉन वर्कर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें गाइस तो नॉन वर्कर के अकॉर्डिंग इट के बाद बी प्लस थर्ड आना चाहिए और बी प्लस थर्ड यहाँ आ रहा है, इसलिए यहां तक तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दैट कंजंक्शन से ये जोड़ रहा है, ये पास्ट कर्मा ये सिंगुलर है तो इज इसने ले लिया, एडजेक्टिव ये यूज कर ही रहा है, रेस्पॉन्सिबल के साथ फॉर लेते ही है ना। फॉर द सिचुएशन नाउन है, द आर्टिकल के साथ नाउन आती है। इन द प्रेजेंट बोले तो प्रेजेंट वर्थ को डिफाइन कर रहा है इसलिए द आएगा ही, और एंड से वो अगले और क्लोज को जोड़ रहा है। द वे, जब हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो उससे पहले दा लगता है, तो वे को डिफाइन कर रहा है कि जो वे वो जीता है, तो यहाँ वे से पहले दा लगाना इसलिए कंपलसरी था। तो ये दा भी सही था, ये वे भी सही है, राइट। बचा क्या ही यहां जाकर के, और इसके अनुसार अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ एस या एस भी सही है। इज दैट क्लियर गाइस? इस तरह से ये सेंटेंस ओवरऑल पूरा सही था। आईबीपीएस पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, यहाँ डिटेल दे रखी है, जो भी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है उसकी, ये भी आईबीपीएस पीओ में पूछा हुआ है। पटवार के बच्चे ये ना समझे कि आईबीपीएस में ही आते हैं। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस का लेवल डाउन करना है तो मैं और आपको क्वेश्चंस का लेवल डाउन करके अगली बार प्रस्तुत कर दूंगा आपके सामने। इसका एरर बताइए क्या है, कोशिश कीजिए। देखिए अगर कोई बात नहीं, अगर आपसे नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूं इसका एरर क्या है। यहां पहले सेंटेंस पढ़िए, आफ्टर 25 years, after 25 years we have, after 25 years we have a single party in power with, party in power with क्या, एक क्लियर मेजोरिटी, एक क्लियर मेजोरिटी, राइट, मैंडेट ऑफ डेवलपमेंट। हेलो साहब, अब मान ली बात, कैसे मान ली कि हम ऑफ को 4 से रिप्लेस कर देंगे। ऑफ को डी वाले में ये जो ऑफ है जिसको मैं हाईलाइट आपको करके दे रहा हूं, ये जो ऑफ है हम इस ऑफ को 4 से रिप्लेस करेंगे। अब क्यों करा हमने इससे रिप्लेस? रीजन क्या है? क्योंकि मैंडेट अपने बाद यानी कि सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये कह रहा है कि मैंडेट जिसका मतलब होता है अधिदेश, अधिकत्र, डेवलपमेंट के लिए, आज्ञा पत्र। तो के लिए के सेंस यहाँ सीधा सीधा दे रहा है कि ये मैंडेट बोले तो एक मतलब आज्ञा पत्र चाहिए डेवलपमेंट विकास के लिए, तो के लिए के हिसाब से हम यहाँ मैंडेट के बाद में 4 यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? तो मैंडेट 4 किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। बाकी यहाँ इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ ऑफ को 4 करना है। मैंडेट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, और इसका टाइमर स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन बड़ा जरूर है, मैं आपको और ज्यादा टाइम दे दूंगा, सोचो। देखो अगर आपने सोचने की कोशिश की और आंसर देने की कोशिश की और फिर भी आपसे आंसर नहीं आया है तो आपको घबराना नहीं है। देखिए आईबीपीएस पीओ का क्वेश्चन है, टफ है थोड़ा सा, लेकिन एरर बहुत इजी है इसका। ये कह रहा है रिप्लेस फ्रॉम विद आउट। क्यों भाई? पढ़ो, इट इज टफ, ये टफ है, ये टफ है। क्या टफ है साहब? इट इज टफ। अरे भाई साहब ये लो, ये है टफ टू सिंगल। बोले तो इट इज टफ टू सिंगल, बोले तो सिंगल करने के लिए टफ है, किसी चीज को सिंगल करने के लिए टफ है। किस में से? बोले तो फ्रॉम ए कपल, किसी कपल में से। इज दैट क्लियर? तो हम उसको बाहर निकाल रहे, एक कपल ऑफ नेम में से बोले तो किसी चीज को एक करना, बोले तो एक तरह से एक छांटना, इस तरह का मतलब ये टफ है। इस तरह से कपल ऑफ नेम में से कोई एक छांटना बड़ा टफ है, आया ना? तो यानी कि इतने में से अगर कोई चीज निकालोगे तो वहां फ्रॉम नहीं, फिर वहां आपको यूज करना पड़ेगा आउट। तो ओवरऑल ये कहना चाहता है कि सिंगल फ्रॉम नहीं, सिंगल आउट,
सिंगल आउट ए कपल ऑफ नेम्स, बोले तो इट इज टफ टू सिंगल आउट करना कपल ऑफ नेम में से, इट इज टफ, बोले तो ये टफ है। इज दैट क्लियर? यहां अगर आपको ये जानना हो पोटेंशियल का मतलब, क्योंकि यहाँ ये थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ड आपको लग सकता है पटवार के स्टूडेंट्स को, इसका मतलब होता है सामर्थ्य, अंतर्निहित शक्ति एक तरह से, है ना, सामर्थ्य। ठीक है, चलें आगे। आपको और कोई जानना है यहाँ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बोले तो यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी थी जो मैंने आपको बता दी है। आगे बढ़ते हैं, हम कथा को आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का टाइमर स्टार्ट कर देता हूं और जल्दी से इसका एरर बताइए, होपफुली। देखिए गाइस, क्या एरर हो सकता है। अपेक्स का तो मतलब जानते हो, हाई मतलब अपेक्स बोले तो शीर्ष। Hopefully, this last order of the apex court will help in bringing a speedy closure. Speedy का मतलब आप जानते हैं तीव्र, है ना, फुर्तीला, बहुत तेज। और क्लोजर, स्पीडी क्लोजर, क्लोजर का मतलब होता है समापन, क्लोजर का मतलब क्या होता है, समापन। इज दैट क्लियर? और ये आपके सामने एक वर्ड दे रखा है ब्यूरोक्रेट्स, और ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाह जिसे हम कहते हैं ना। और इसमें कोई और चीज जो आपको ये एक और मैं बता देता हूं, इंटरफेयरिंग। इज दैट क्लियर? इंटरफेयरिंग का मतलब होता है एक तरह से हस्तक्षेप पूर्ण, मतलब ठीक है ना, किसी चीज पर हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप पूर्ण, इंटरफियरेंस जिसे हम कहते हैं, इंटरफियरेंस से निकल के आया ये वर्ड। इज दैट क्लियर? ओके, और कोई दिक्कत यहाँ नहीं है तो चलिए आगे समझो क्या कह रहा है। ये कह रहा है रिप्लेस लास्ट विद लेटेस्ट। क्यों भाई? पढ़ो सेंटेंस को, आपको समझ आ जाएगा। देखिए कैसे। ये कह रहा है होपफुली, आशा करते हैं, होपफुली बोले तो दिस लास्ट बोले तो अंतिम, ऑर्डर ऑफ द अपेक्स कोर्ट बोले तो ये अंतिम ऑर्डर है ना, विल हेल्प अंतिम नहीं है, बोले तो अभी जो नया निकला है, बोले तो ब्रिंगिंग अ स्पीडी क्लोजर, तो ये तो अभी लेटेस्ट, यानी कि कह रहा है, यानी कि ये रिसेंट ऑर्डर निकला है अपेक्स कोर्ट का, है ना, नया ऑर्डर है। और नया और तरोताजा जो होता है उसको लास्ट नहीं लेटेस्ट बोलते हैं हम। क्यों बोलते हैं देखिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली में एक वर्ड है आपका LATE, LATE। अब ये LATE दो भागों में डिवाइड है, और वो दो भाग कौन कौन से हैं? मुझे इस लाइन से नफरत हो गई है जो लंबी खिंच गई है, और मुझे वापस से पेन लेना पड़ेगा। हमें कहा जाता है कि आप आराम से पढ़ाओ, कोई जल्दी नहीं है, बट बच्चे को समझ आना चाहिए। लेट दो तरह का होता है, मैं समझाता हूं कौन कौन सा। एक तो LATER और LATEST डिग्री, और एक होता है LATTER और एक होता है LAST। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू? तो डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो यहां ये जो लेटर है और ये जो लेटेस्ट है, ये ऊपर वाले जो दो हैं ये तो काम करते हैं टाइम बताने का। क्या बताने का? टाइम। और ये जो नीचे वाला है लेटर, T वाला और लास्ट, ये एक्चुअली में पोजीशन बताने के लिए काम में आते हैं। देखिए कैसे कैसे, मैं समझा देता हूं, थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, और आई होप कि आप बुरा नहीं मानोगे, है ना। तो ये जो आपके सामने है, ये वाला लास्ट वाला, ये तो यूज करते हैं हम टाइम दर्शाने के लिए, टाइम से संबंधित बात करने के लिए, रिसेंट एक्टिविटीज, है ना। और ये लास्ट को यूज करते हैं हम पोजीशन बताने के लिए, सीक्वेंस बताने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, वर्ड तो सेम है लेट, लेकिन इसकी आगे चल करके कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव और सुपरलेटिव डिग्री चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू यूज। तो यहां लेट की जो सुपरलेटिव डिग्री है टाइम बताने के लिए वो लेटेस्ट है, और जो पोजीशन बताने के लिए वो लास्ट है। तो यहां लास्ट पोजीशन की बात नहीं कर रहा है, ये बता रहा है कि अभी तरोताजा, बोले तो रिसेंट ऑर्डर की बात कर रहा है। तो इसलिए इस रिसेंट ऑर्डर की वजह से
यहां इसको रिसेंट ऑर्डर बोले तो इस फीलिंग की वजह से टाइम की जरूरत है, और टाइम के सेंस में लेट की सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट होगी ना कि लास्ट, इसलिए आपको यहां लेटेस्ट यूज करना है ना कि लास्ट। अब याद कैसे रखोगे, मान लिया ये दो हो गए, अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि गुरुजी हमें कैसे याद रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूं कैसे याद रहेगा। देखिए पेन चेंज करना पड़ेगा मुझे थोड़ा, अगर आपकी इजाजत हो तो कर लूं ना। ये देखो इसको मैं मिटा देता हूं, लेकिन एक थोड़ा सा, और मुझे वापस लाइन खींचनी पड़ेगी, कितनी माथाफोड़ी करनी पड़ती है आप लोगों को चीज को तरीके से देने के लिए, ठीक है गाइस। और यहां मैं लिख देता हूं LATTER। देखो मैं कुछ थोड़ा अजीबोगरीब बोलूंगा बट एडजस्ट कर लेना, है ना। LAT और TER, जिनकी स्थिति या जो सबसे लास्ट में रह जाते हैं, बोले तो ऐसे लोग जिनकी पोजीशन, जिनका बोले तो मार्क्स, जिनकी रैंक सबसे लास्ट में आती है, ऐसे लोगों को लात मार के बोले तो टरका दो। आपको ऐसे याद रखना है, जो कुछ लायक नहीं होते हैं, राइट ना, टरका दो। तो बोले तो जिनकी लास्ट पोजीशन हो उनको लात मार के टरका दो। तो ये इससे आपने अच्छी तरह से कनेक्ट कर लिया पोजीशन से, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जिनकी पोजीशन सही नहीं हो उनको लात मार के टरका दो, तो ये नीचे वाला हो गया। अब बचा कौन सा, ऊपर वाला। तो नीचे दो टी है, तो एक में एक टी तो आ गया लात में और एक आ गया टरकाने में। तो लात मार के टरकाए उनको जाता है जिनकी स्थिति लास्ट में हो, पोजीशन खराब हो, और बाकी बच गया टाइम वाला, सिंगल टी और लेटेस्ट। इज दैट क्लियर। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, अगर आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, बाकी आपकी मर्जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं, बताओ क्या एरर है इसमें। देखिए गाइस, अगर आपसे नहीं आया कोई बात नहीं, हम आपको समझाएंगे और आप समझेंगे इस बात को तरीके से। देखिए कैसे, ये कह रहा है रिप्लेस रिप्लेस इन्फ्लुएंस विद इन्फ्लुएंसिंग। क्यों, ऐसा क्यों, पहले समझो। यंग इंडियंस परसुइंग डिफरेंट गोल्स। परसुइंग का मतलब है बोले तो किसी चीज का अनुसरण करना, कोई लक्ष्य बना लेना कि मेरा ये लक्ष्य है, मैं ये गोल लेना चाहता हूं, आया ना, किसी चीज का पीछा करना, किसी चीज के लिए पड़े रहना। इज दैट क्लियर और नॉट। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ, यहां ये आगे चल के कह रहा है, ध्यान से देखना, सी पार्ट में जाते हैं हम सीधा एक बार। इन्फ्लुएंस आर लाइफ एंड टाइम्स मोर कॉम्प्रिहेंसिवली। पहले तो इनका एक एक का मतलब बता देता हूं ताकि आप जिनको नहीं पता वो इनका ट्रांसलेट कर सकें। परसुइंग का मतलब मैंने आपको बता दिया। ओहो, हाइलाइटर वांट, आई नीड हाइलाइटर। परसुइंग एक, ओके। परसुइंग का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस जो आपको दे रखा है, इस इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, ठीक है साहब। और कुछ, कंप्रिहेंसिवली का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, कंप्रिहेंसिवली का मतलब व्यापक रूप से, विस्तार से, ठीक है। इसमें और कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसका मैं आपको मतलब बताऊं। चलिए अब सी वाले पार्ट में चलते हैं। क्यों चाहता है ये इन्फ्लुएंसिंग। अब आपको यहां एक चीज देखनी है, थोड़ा सा मुझे हाईलाइट करना पड़ेगा इस एंड को। ये एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो ये कहता है कि मेरे से पहले जैसी चीज होगी, मेरे बाद में भी वैसी चीज आएगी। तो हमने इससे पूछा भाई तेरे से पहले क्या है, तो ये कह रहा है मेरे से पहले फोर्थ फॉर्म बोले तो आईएनजी, क्रिएटिंग न्यू बिजनेस मॉडल्स, बोले तो आईएनजी है। तो फिर तेरी डिमांड क्या है, तो भाई मेरे बाद में भी आईएनजी होनी चाहिए। मेरे से पहले आईएनजी है तो मेरे बाद में भी, क्यों, क्योंकि एंड का मतलब क्या है, और वही। तो जैसे मान लो गाइस आप खाना खा रहे हो, ठीक है ना, अगर आप खाना खा रहे हो और सपोज दैट आपको किसी ने लड्डू रखा हाथ में और आपने उसको बोला और, तो वो आपके हाथ में सब्जी थोड़ी रखेगा, लड्डू ही रखेगा, क्योंकि एंड का मतलब होता है और।
मतलब वही चीज वापस रखेगा वो, बोले तो वही चीज चाहिए। तो एंड, क्रिएटिंग एंड, और फिर यहां भी वही चीज होनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ इस इन्फ्लुएंस को हटा के, राइट ना, इस यानी कि येलो कलर से करके सेम कलर कर दूंगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि यहाँ क्रिएटिंग इज इक्वल टू इन्फ्लुएंसिंग होना चाहिए बिकॉज ऑफ एंड। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ओवरऑल मैं ये जो चीज है इसको मिटा देता हूं, परसुइंग को और इस कॉम्प्रिहेंस से, ताकि आपका दिमाग आपका यहां हाईलाइट हो सके। क्रिएटिंग न्यू बिजनेस is being added to our life. Is that clear? तो इन्फ्लुएंसिंग हमने इस क्रिएटिंग को देख के लिया था। ठीक है गाइस। क्वेश्चन 10, टाइमर स्टार्ट, एरर बताइए। कोई बात नहीं गाइस, परेशान नहीं होना है। ये कह रहा है कि सेंटेंस में देन को दैट से रिप्लेस कर दो। ये जो देन है, दिस इज बैड थिंग यार, यहां ये गलत है देन। क्यों गलत है? गलत इसलिए है क्योंकि सेंटेंस की रिक्वायरमेंट कुछ अलग ही है। क्या है? ये कह रहा है जो स्टेम सेल्स हैं आर वेरी यंग सेल्स, राइट ना। अब आप कोई पूछना चाहे तो मेरे से पूछ सकता है, किसी का भी, मतलब स्टेम का मतलब तना या वो होता है ना, डंटल वंटल उसको कहते हैं ना, और सेल्स आप जानते हो, बोले तो कोशिका वोशिका। इज दैट क्लियर? चले आगे। और कुछ जानना है आपको? नहीं जानना ना, बहुत है इतना ही। अब ये कह रहा है जो स्टेम सेल्स हैं वो आर वेरी यंग सेल्स, वेरी मतलब यंग सेल्स होती हैं जो डेवलप कर सकें, डेवलप इनटू, बोले तो स्पेशलाइज सेल्स में, राइट ना। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले सेंटेंस को, जो पहला वाला सेंटेंस है, इस सेंटेंस को उधर वाले सेंटेंस से रिलेट किया जा रहा है, और रिलेट करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन यहां देन नहीं, देन तो कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं। तो आप कहोगे साहब रिलेटिव प्रोनाउन यहां देन नहीं, यहां आएगा दैट, इसलिए यू आर गोइंग टू यूज हियर दैट इन प्लेस ऑफ देन, इन प्लेस ऑफ देन। तो ये कह रहा है स्टेम सेल्स आर वेरी यंग सेल्स दैट कैन, जो कैन बोले तो डेवलप कर सके इनटू स्पेशलाइज सेल्स में। दैट्स व्हाई हमने यहां से देन हटाया और उसके स्थान पे दैट लगाया, ताकि ये उसको रिलेट कर सके। इज दैट क्लियर गाइस? ओके। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है, टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए समझिए इसमें एरर क्या है। ये कह रहा है CORD आएगा। पूछो क्यों? सबसे पहले तो स्टेम सेल्स मैंने आपको बता ही दिया, और जो नहीं पता वो मैं आपको बता देता हूं। हार्वेस्टेड का मतलब होता है फसल या फसल की कटाई, बोले तो काटना, काट लेना, अलग कर लेना, है ना। ओके, फ्रॉम एडल्ट, बट अनदर सोर्स इज, अगला आपके पास में एक वर्ड है गाइस, पूछो क्या? अम्बिलिकल। और अम्बिलिकल बोले तो एक नाभि, बोले तो नाभि से संबंधित कुछ होता है ना। और यहां इसके साथ में ये जो अम्बिलिकल दे रखा है, इसके साथ बोले तो CHORD दे रखा है, चोर्ड, जिसका मतलब एक डोरी होता है। लेकिन यहां हमें बोले तो अम्बिलिकल, जो मतलब उसे ब्लड से जो वो छोटी छोटी जो मतलब वो बनी हुई होती है ना, जिसे कहते हैं हम, कोई जीव है उसके शरीर में मतलब एक तरह से मतलब धागे की तरह वो ब्लड की जो होती है, रज्जू टाइप की, हाँ है ना। ठीक है, इस तरह की जो चीजें होती हैं ब्लड से जो कनेक्टेड रहती हैं, बोले तो वो पाइपलाइन के, तो एक तरह से पाइपलाइन टाइप की है ना, जो एक दूसरे को बांधे रखती हैं उसको। तो एक्चुअली में यहाँ जो हमें जो रिक्वायरमेंट है वो उस रज्जू की है, उस रस्सी की है, जो मेडिकल लाइन में जो मतलब वहां यूज होता है।
लेकिन यहाँ ये जो कॉर्ड है इसका मतलब रस्सी होता है, तो हमें इस वर्ड के स्थान पर, इसके स्थान पर, हालांकि इसका भी मतलब उसके जैसा ही होता है, बट दिस इज नॉट, ये ज्यादा इस जगह के लिए सुटेबल नहीं है जितना CORD आपको दे रखा है, जो कि आपका, इज दैट क्लियर? ये भी एक तरह से आपका चौड़ी है, लेकिन यहाँ स्पेलिंग में मिस्टेक है, CHORD नहीं लेना है आपको, CORD लेना है। इज दैट क्लियर? तो कंफ्यूजिंग है ये थोड़ा सा, तो आपको दिक्कत नहीं करनी है इसमें, कई बार पूछ लिया जाता है, ये सारे IBPS क्लर्क में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 12, टाइमर स्टार्ट। देखिए, अगर आपसे आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं इसमें क्या गड़बड़ है। ये कह रहा है रिप्लेस विच, रिप्लेस विच विद हु रेफर्स टू ए पर्सन विच रेफर्स टू ए थिंग। कैसे? विच को यानी कि सी पोर्शन में जाना है आपको, और सी पोर्शन में जाने के बाद ये जो विच है, ओहो हो, वापस बैक आइए, ये जो विच है, अरे वापस आइए, क्या चाहते हो? हाँ, ये जो विच है ये आपको, आप इसको यूज करते हो थिंग्स के लिए, लेकिन आपको यहाँ जरूरत है बोले तो हु की, जो लिविंग थिंग्स के लिए अपन यूज करते हैं। तो ये क्या कह रहा है? आर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, मैं यहाँ लाइन खींचता हूं, आप बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है, मैं धीरे पढ़ा रहा हूं इसलिए ना, कोई बात नहीं। आर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, एडजस्ट कर लो बच्चों प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू declared that the future belongs to science and those, वो जो मेक फ्रेंड, जो फ्रेंड बनाते हैं विद साइंस, साइंस के साथ जो फ्रेंड बनाते हैं, बोले तो कौन बनाएंगे? लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज करेंगे क्या? हु। तो कह रहा है रिप्लेस कर दो विच को, किससे? हु से। इसलिए व्हाट हैव यू टू डू हियर? यू हैव टू यूज हु इन प्लेस ऑफ विच। इज दैट क्लियर? तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। चलिए, इसमें कोई ऐसा वर्ड है जिसका आपको मीनिंग नहीं पता हो? अगर ऐसा है तो मुझे बता देना, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है इसमें ऐसा। इज दैट क्लियर गाइस? क्वेश्चन नंबर 13 पे हम पहुंच जाते हैं, और 13 में आपको बताना है कि इसका क्या आंसर हो सकता है, ABCD में से कौन सा गलत है ये बताना है आपको, और उसकी जगह क्या आएगा, कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, टाइमर आपका बंद हो चुका है, और मैं आपको बता दूं यहाँ फर्टिलाइज आएगा, और उसका कारण भी मुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो तुम मानोगे नहीं। देखिए, सॉरी, ये कह रहा है कि यहाँ ये जो हेल्प है ये अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लेता है, और यहां दे रखा है इसने फर्टिलाइज्ड, इसका मतलब ये फर्टिलाइज्ड आपकी सेकंड फॉर्म या थर्ड कुछ उनमें से होगी, बट हेल्प अपने बाद कौन सी फॉर्म लेता है? फर्स्ट फॉर्म लेता है। और कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो फर्स्ट फॉर्म लेती हैं, और मैंने आपको एक बार नहीं कई बार मैंने आपको समझाया होगा कैसे। देखिए, पेन लेना पड़ेगा मुझे तब। DMBH, लेट CDMBH। तो ये लेट CDMBH क्या है? इसमें मुझे आपको कुछ शब्द देने हैं लेट CDMBH में, ताकि इस बहाने से आपको याद हो जाए। राइट, लेट CDMBH। तो सबसे पहला वर्ड, जल्दी मत करना, लेट, दूसरा वर्ड है सी, तीसरा वर्ड है डी, ठीक है ना, डी, अगला है एम, फिर आपका बी, और फिर है आपका एच। अब ये क्या चाहते हैं? ये जो चाहते हैं वो तो हम भी नहीं जानते, बट मैं आपको बता जरूर दूंगा। देखिए, अरे यार बच्चों को पढ़ने दो ना यार। एक, दो, ठीक है, मुझे लाइन ये वापस खींचनी पड़ेगी, और एक इसको भी अपन ले लेते हैं,
ताकि हम आराम से लिख सकें शिद्दत से। ठीक है गाइस, अब मैं ये सब लिख देता हूं। स्वयं लेट महाराज, स्वयं सी महाराज, और स्वयं डेयर नॉट, स्वयं एम महाराज बोले तो मॉडल, और एक आपका मेक महाराज, एक आपका बिड, राइट ना, और एक आपका बट, और एक आपका बोले तो हेल्प, ओके, और एक आपका हियर। ये अपने बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। एक लेट, एक सी, एक डेयर नॉट, राइट, एक मॉडल, एक मेक, एक बिड, राइट, एक बट, और एक है आपका हेल्प, और एक है आपका हियर। हम समझो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, बेस फॉर्म लेते हैं ये, तो इसलिए हमें यहां फर्टिलाइज को हटा के फर्टिलाइज करना पड़ेगा, इसलिए फर्टिलाइज आपका एरर है और सही आंसर आपको यहां दे रखा है फर्टिलाइज। इज दैट क्लियर गाइस? क्वेश्चन नंबर 14 का टाइमर स्टार्ट कर दिया है मैंने, बताइए इसमें क्या एरर है। क्वेश्चन बड़ा है और मैं आपको टाइम दे देता हूं, सोचो इसमें, बताइए इसमें क्या और एरर हो सकता है, और सोच लो आप, मैं दे रहा हूं ना टाइम, और अपने अपने कमेंट करके बताओ। वेटिंग, जल्दी से। चलो कोई बात नहीं, अगर आपसे नहीं आ रहा है तो अब फाइनली मैं ही आपकी हेल्प कर देता हूं। देखिए गाइस, इसमें जो एरर है वो ग्लोबल का है, ग्लोबल आएगा। कैसे आएगा देखिए, सुनो। एक्चुअली में ये ग्लोबलाइजेशन जो है, जो आपके सामने, हालांकि आपको मैं इनके सबके पहले मीनिंग बता देता हूं, अगर आपको कोई लगता है ऐसा कि सर हमें नहीं पता, तो इनके मीनिंग बता देता हूं। यहां सबसे पहले तो साइंटिस्ट फिनलैंड में हाइलाइटर लेना भूल जाता हूं बार बार, और हाइलाइटर रेड आ जाता है और मुझे चाहिए ये लो। एक तो बीज जो आप जानते होंगे मधुमक्खी। इज दैट क्लियर? फाइनली मान ली बात। एक इसमें और कोई हो सकता है जो आपको, है ना, एक और हो सकता है कि इसमें कोई वर्ड जो बच्चों को आना चाहिए, नहीं लग रहा मुझे कुछ भी। तो फिर तो आ जाते हैं हम ग्लोबलाइजेशन पे, जो कि आपका नाउन है। अब बच्चों ये ग्लोबलाइजेशन जो है ये आपकी नाउन है, और नाउन के साथ नाउन नहीं आती, और ऐसा मैंने आपको कई बार समझाया, बोलो हाँ या ना। ये फूड भी नाउन है, इसका मतलब फूड भी नाउन है। अरे यार, ये पेन लेने का ना लफड़ा बड़ा तगड़ा है। ये जो फूड है ये भी नाउन है, और इसके साथ ग्लोबलाइजेशन भी नाउन है, और नाउन प्लस नाउन कैन नॉट बी एडिड, तो ये नाउन प्लस नाउन नहीं आ सकते। तो नाउन के साथ आने वाली चीज नाउन नहीं, तो आप कहेंगे तो गुरुजी क्या, नाउन के साथ आने वाली चीज एडजेक्टिव होनी चाहिए, तो फिर क्या करें, तो भैया नाउन को खत्म करो और इस नाउन का एडजेक्टिव बनाओ। क्यों गुरुजी? अरे नाउन के साथ एडजेक्टिव जोड़ा जाता है, तो गुरुजी इसका एडजेक्टिव क्या होगा? आंसर कह रहा है, पढ़ लो आराम से भैया, क्या कि ग्लोबल आएगा, ग्लोबल एडजेक्टिव है। इज दैट क्लियर? तो फाइनली कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इस सेंटेंस को पूरा पढ़ो, पूरा समझाऊं तो आप इसको समझते रहना। एक बार अगर कोई दिक्कत आए मुझे बता देना, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन, फूड मैंने आपको बताया है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है भूमंडलीकरण, तो मैं यहां लिख देता हूं भूमंडलीकरण। इज दैट क्लियर? और जो ग्लोबल है उसका मतलब होता है भूमंडलीय, राइट, भूमंडलीय। इज दैट क्लियर? गोलाकार, एक तरह से आप कह सकते हो, वैश्विक कह सकते हो, राइट। तो मैं यहां लिख देता हूं वैश्विक, ठीक है, ग्लोबल का वैश्विक। ठीक है भाई साहब, और बताइए कोई दिक्कत आपको? चलें अगले वाले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन अगला है 14। टाइमर स्टार्ट कर दिया है, बताइए क्या। टाइमर खत्म हो गया है, मुझे ही हेल्प करनी पड़ेगी आपकी। जिन्होंने आंसर देने की कोशिश की है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इट वॉज नॉट यूनिट, एक पोर्शन, 1959 that the Soviet Union captured the first image of the heavily cratered surface। अब ये आपके सामने एक नया वर्ड आ गया, क्रैटर। इसका मतलब होता है ज्वालामुखी टाइप, है ना। ज्वालामुखी जानते हो, उससे रिलेटेड है ना। अनक्लॉकिंग एक और वर्ड है जिसका मतलब है अनक्लॉक करना, किसी चीज को उतार देना, है ना। ओके, अनक्लॉकिंग, यहां भी किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं दिखाई दे रही है। सम ऑफ द मिस्ट्री, अरे ये कौन सी स्पेलिंग आ गई, बस यही गड़बड़ है, स्पेलिंग में गड़बड़ है। यहाँ देखिए आपके सामने ये कह रहा है कि मिस्ट्री की स्पेलिंग जो होती है वो ये होती है MYSTERY। इज दैट क्लियर। वहां स्पेलिंग में गड़बड़ है, तो भैया ना तो ए गलत है, ना बी गलत है, ना सी गलत है डी। तो भैया रिप्लेस मिस्ट्री, इसको हाइलाइटर से समझा देता हूं। ये आपका एरर है, ये गलत है। यहां इसकी स्पेलिंग ये होती है जो नीचे दे रखी है। सो प्लीज आप ये स्पेलिंग देख लें, और इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर गाइस। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 16। टाइमर स्टार्ट, बताइए। देखिए आंसर है इसका रिप्लेस हैविंग विद हैव, यूज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर टू, इंफिनिटिव। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो आप लोगों को गुस्सा आ जाएगा। पेन, लो साहब। अब ये क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा आंसर इसका है। कहां गया हैविंग, किधर है इसमें ढूंढो, मुझे तो दिख ही नहीं रहा, आंखों में क्या हो गया। टू हैविंग डिनर, ये गड़बड़ है। पर गड़बड़ का कारण क्या है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, और यहां दे रखी है फोर्थ फॉर्म। टू प्लस वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, हाँ या ना। टू के बाद फोर्थ फॉर्म तभी आ सकती है आईजी वर्ब, जब हम एक तरह से प्रिपोजिशन की तरह टू को यूज कर रहे हो, है ना। जैसे खाने से पीने तक, नहाने से धोने तक, हंसने से बोलने तक, इस तरह से अपन बोलते हैं ना। तो फाइनली यहाँ ये हैविंग गलत है, पर हमें इसके स्थान पर, किसके स्थान पर, हैविंग के स्थान पर बेस फॉर्म लेनी पड़ेगी। किसकी वजह से, टू की वजह से, और टू अपने बाद बेस फॉर्म लेगा बोले तो हैव। इसलिए आंसर यहां होगा है 18 पर। और इसका एरर आपसे पूछ रहा हूं, टाइमर स्टार्ट हो गया है। देखिए रिप्लेस देन विद देन, देन को देन से रिप्लेस करना है। द स्टॉर्म ब्रॉट द बेसबॉल गेम टू ए हॉल्ट एंड देन, बोले तो उसके बाद टाइम की जरूरत जब हमें पड़ती है तो हम THEN वाला टाइम बताने के लिए ये यूज करते हैं। समय सूचक शब्द है THEN, और ये कंपैरिजन सूचक शब्द है। तो हमें कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं यहाँ, हमें करना है कि उसके बाद उसने क्या किया, तो के बाद के सेंस में THEN हम यूज करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। इज दैट क्लियर गाइस। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19। टाइमर स्टार्ट।
देखिए गाइस, एक्चुअली में इस क्वेश्चन नंबर 19 में आपने देखा कि यहां जो क्रिया दे रखी है, देखो सब्जेक्ट देखो पहले, मिस्टर प्रभाकरण, यहां इसने सब्जेक्ट लेकर के और कॉमा लगा के अगली बात स्टार्ट कर दी और प्रभाकरण वाली बात यहां स्टार्ट नहीं करी, ये बीच में कुछ और ही कह गया। तो ये बीच में जो कुछ और कह गया है, इसको एक बार के लिए आप इग्नोर कर दो मेरे कहने से। इसको हु सिक्योर्ड द, क्योंकि कई बार क्या होता है, कॉमा लगा करके हम उसी चीज को डिफाइन करने लग जाते हैं ताकि बच्चा लोग ना कंफ्यूज हो जाए और वो वही सोचने लग जाए। इसका मतलब अगर आप ऐसा करोगे तो बोले तो मतलब अगर आप वहीं के वहीं सोचने लग जाओगे तो ये आपसे गड़बड़ हो सकता है। तो देखिए, अब आपके पास में एक्चुअल देखा जाए ना, तो यहां एक्चुअल सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है, मैं ये हाइलाइटर लेने में मेरी जिंदगी निकल जानी, मिस्टर प्रभाकरण, इसका जो असली सेंटेंस है वो यहां है, हैव बीन, ये है सेंटेंस मिस्टर प्रभाकरण का। अब प्रभाकरण क्या है, आप कह रहे हो साहब सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए हैव आएगा या हैज आएगा, तो आप कहोगे सर ये बात क्लियर आ गई, वास्तव में जब हमें सब्जेक्ट पता चल गया कि सब्जेक्ट इसका प्रभाकरण है, तो भाई यहां सीधी सी बात है, हैव क्यों आएगा जब सिंगुलर है, तो फिर क्या आएगा, बोलो हैज। तो ओवरऑल इस सेंटेंस में हैव के स्थान पर आपको हैज लेना है, सो दैट इस सेंटेंस का एरर दूर हो जाए, और क्यों लेना है, इसलिए लेना है। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, कथा यही समाप्त हो जाएगी, टाइमर स्टार्ट कर दिया है। एरर बताइए क्या है, एसबीआई क्लर्क में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, यहां रियल को रियलिटी से रिप्लेस करना है। इज दैट क्लियर साहब? रिप्लेस रियल विद रियलिटी डी में, एंड द क्रूअल रियल नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एक्चुअली में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रियल इज अन एडजेक्टिव। ओहो गाइस, जस्ट ए मिनट, रियल इज अन एडजेक्टिव वाइल रियलिटी इज ए नाउन। अब देखिए, ये द क्रूअल, एक्चुअली में ये आपका ऑलरेडी एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो इसको अपने बाद क्या चाहिए, नाउन। इज दैट क्लियर? तो नाउन कौन सी है इनमें, रियलिटी, इसलिए हमें रियल को रियलिटी करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर साहब? कितनी छोटी छोटी चीजें ये, क्वेश्चन बड़ा देकर के वो सिर्फ आपको डराता है और कुछ नहीं है। तो इसी तरह से हम क्वेश्चंस करते रहेंगे, मैं और छोटे छोटे अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा। बने रहिए अनअकैडमी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मुझे झेलने के लिए। मैं क्षमा प्रार्थी हूं अगर कोई मेरी वजह से परेशान हुआ हो उससे। एंड कंटिन्यू स्टडी विद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता, वो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के रेगुलर कोर्सेज ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट के साथ आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। इज दैट क्लियर गाइस? तो थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, टेक केयर।